हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर घटना चक्र वाली जो हमारी बुक है, जिसको आप लोग पूर्वालोकन के नाम से भी जानते हैं, हम उसके ऑल चैप्टर्स जो है इकोनॉमिक्स के ऑल चैप्टर्स विद ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी है उसके साथ हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसका भी लिंक अलग से डाल दूंगा, ताकि ये पीडीएफ भी आप एक बार खुद से डाउनलोड करके अगर खुद से भी रीड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और वो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवाएं। माय नेम इज केशव झा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व बरकरार है। यानी सीधी बात है, तृतीय क्षेत्र जो कि हमारा सेवा क्षेत्र होता है, टेरिटरी सेक्टर जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसका महत्व हमेशा से बरकरार है। वर्तमान में समग्र अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में इसका हिस्सा 54% से अधिक होने के साथ ही भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4/5वां हिस्सा है। कोविड महामारी और उसके कारण देश भर में तथा विश्व भर में मार्च 2020 से लगाए गए लॉकडाउन ने वर्ष 2020 को एक असामान्य वर्ष बना दिया। ये तो हम सब जानते हैं और हम सबकी लाइफ पे इसका असर पड़ा है। संपर्क गहन सेवा क्षेत्र विशेषकर पर्यटन, उड्डयन, आतिथ्य यानी टूरिज्म वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे उप क्षेत्र इससे बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथम छमाही में यानी फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करते हैं, तो सेवा क्षेत्र में लगभग, अगर मैं सिर्फ सेवा क्षेत्र की बात करूं, सॉरी, सेवा क्षेत्र में लगभग 16% दर वर्ष प्रति सॉरी 16% वर्ष दर वर्ष संकुचित हो गया है। यानी हम लोग कितने पे आ गए, 16% पर आ गए सेवा क्षेत्र, जो कि 54% की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा इसको असर पड़ा है, जिसका कारण सभी उप क्षेत्रों विशेषकर व्यापार हो गया, होटल हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, प्रसारण हो गया, संबंधित सेवाओं में तेजी से गिरावट थी। यानी हर जगह देख लो ना आप, ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉब्लम आ रही थी, कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम आ रही थी, होटल्स वगैरह को आ रहे थे प्रॉब्लम, रेस्टोरेंट वगैरह को आ रहे थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह को आ रहे थे, जितने भी सर्विस सेक्टर थे सबको ही प्रॉब्लम आ रही थी। जो वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में 31.5% का संकुचन दर्ज किया गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में 8.8% तक के संकुचन का अनुमान लगाया गया है कि ये इतनी और कम हो सकती है, जबकि वर्ष 19-20 में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी, वृद्धि हुई थी जो कि दर्ज की गई थी, और अब कमी दर्ज की जा रही है। सेवा क्षेत्रों के उप क्षेत्र जैसे कि व्यापार हो गए, होटल हो गए, परिवहन हो गए, संचार हो गए और प्रसारण संबंधी सेवाएं, वित्तीय रियल एस्टेट यानी फाइनेंशियल रियल एस्टेट और व्यावसायिक जितनी भी सेवाएं हैं, तथा लोक प्रशासन हो गया, रक्षा हो गया, अन्य सेवाओं में क्रमशः 21.41%, 3.68% एंड 0.82% संकुचन होने के अनुमान है। किसके अंदर, सेवा के उप क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, वित्तीय रियल एस्टेट के अंदर और यहाँ पर सेवाओं वगैरह के अंदर, रक्षा एवं अन्य सेवाओं के अंदर, इन तीनों के अंदर क्या देखा गया है, हमने कमी देखी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। सकल मूल्य वृद्धि वर्धन का हिस्सा जो हमारा एई फर्स्ट फर्स्ट का जो आया था हमारा, उसके 2019-20 की जो हमारे एक्सपेक्टेंसीज थी वो सारी चीजें दे रखी है। कुल सेवाएं जो कि निर्माण कार्य के अतिरिक्त, यानी कोई भी चीज जो आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके अलावा जो कुल सेवाएं थी वो 2020-21 में 54.3 थी, जिसके अंदर हमने कमी यहाँ पर देखिए, वृद्धि देखिए, यहाँ पर भी वृद्धि देखिए, पर यहाँ पर कमी। ठीक है, ये क्वार्टर 1 हो गया, क्वार्टर 2 हो गया, तिमाही तिमाही 2 छमाही की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी जो आपके पास डेटा है वो नवंबर दिसंबर का तो नहीं आएगा ना अभी, तो 6 माही तक का है तो हमारे पास। तो ये रहा। व्यापार होटल की बात करें तो ये पहले था, टोटल 15.4% का हिस्सा है, जो कि इतने की ग्रोथ देखी थी, इतने की ग्रोथ देखी थी, अब देखो कमी लगातार देखने को मिली है हमें। वित्तीय रियल एस्टेट 22.2 बढ़ा, ठीक है, थोड़ी कमी आई थी लेकिन कुछ ज्यादा ही कमी नहीं हो गई है, नेगेटिव, सारे नेगेटिव में चले गए हैं।
वहीं पे लोक प्रशासन की बात करें तो ये देखिए पहली बात तो ये है, कुछ बच्चे होंगे जिनको ये एई का मतलब नहीं पता होगा। तो एई का मतलब होता है अग्रिम अनुमान, आरएफ का मतलब होता है प्रथम कहते हैं ये तो अनुमान है। आर ई जो है ये आर ई होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए, ये ई होना चाहिए। ये तो अनुमान है, ये संस्थागत होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और पीई का होता है अंततिम अनुमान, एच वन होता है प्रथम 6 माही, ये एच वन है, एच आई लिखा हुआ है, एच वन है ये, मिस प्रिंटिंग। Q1 का होता है प्रथम तिमाही और ये हो गया द्वितीय तिमाही, जो मैंने बताया 3-3 महीनों का जो गैप है। तो हम सब में ही क्या देख रहे हैं कि ठीक है 18-19 में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अगर मैं लोक प्रशासन सेवा आयोग की बात करूं तो 19-20 में इसी में ग्रोथ आई थी, बाकी सब में कमी तो थी, वृद्धि थी पर कम कम वृद्धि थी, इसमें थोड़ी ज्यादा वृद्धि रही है। पर 2020-21 ने सब कुछ हिला के रख दिया, सारी चीजें नेगेटिव में चली गई है। चाहे हम तिमाही की बात करें, चाहे हम छमाही की बात करें, पूरी तरीके से इसने हिला के रख दिया है। तो ये टेबल एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन यानी जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% से ज्यादा ही है, यानी सारी जगहों पर सेवा क्षेत्र ज्यादा है, ज्यादातर लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन का योगदान 60% से अधिक है। 33 राज्य और 15 में कितना है, 50%, 8 में 60%। चंडीगढ़ और दिल्ली में यह हिस्सेदारी 85% से अधिक है, क्योंकि ये ज्यादातर हम लोग सेवा क्षेत्र पे ही जुड़े हुए हैं। जबकि सिक्किम का हिस्सा 27.02% सबसे कम बना हुआ है, यानी जहां पर सबसे कम है वहां पर भी एक चौथाई से ऊपर हिस्सा जो है सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही सेवा जो है वो कितनी हो गई, 48.95% हो गई, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रीज भी है। दिल्ली में क्या है, इंडस्ट्रीज काफी कम कर दी गई हैं, और एग्रीकल्चर तो वैसे ही ज्यादा होता नहीं है दिल्ली में। तो इसीलिए यहाँ पर सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो यूपी में भी है, यूपी में तो खेती वगैरह होती है। उल्लेखनीय है कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सेवाओं की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी वाले राज्यों जैसे त्रिपुरा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में भी हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है, यानी सभी देश के सभी हिस्सों में ये तो बढ़ा ही है, ठीक है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीटीएडी द्वारा जारी की गई नवीनतम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर्याप्तकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान 2019 में 9वां हो गया है, जबकि 2018 में ये 12वां था, यानी एफडीआई भारत में बहुत ज्यादा आ रही है। अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान वैश्विक मंदी आई, कोविड महामारी आई, लॉकडाउन से जुड़े उपायों और आफतों की श्रृंखलाओं के अवरुद्ध होने के बावजूद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 17% की वृद्धि देखी गई। जबकि अभी कोविड भी आई हुई थी और मंदी भी चल रही थी, फिर भी 17% की वृद्धि देखी गई। सेवा क्षेत्र में जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्त करता अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान सब मजबूत वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत ज्यादा अच्छा हमें कंडीशन देखने को मिली हुई है। सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाहों यानी पुनः निदेशित आयों को छोड़कर सॉरी में अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान वर्ष दर वर्ष 34% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह 23.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, यानी हमारे एफडीआई फिलहाल इतने यूएसडी है, अमेरिकन डॉलर है 36.61 अरब अमेरिकी डॉलर। यह इस अवधि में भारत में कुल सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह का लगभग 4/5वां हिस्सा है, यानी एक हिस्सा अभी भी हमारे पास और अलग से भी है, ये 4/5वां हिस्सा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में इस वृद्धि के का कारण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उप क्षेत्रों में मजबूत अंतर्वाह होना, जहां एफडीआई अंतर्वाह बढ़कर के 17.55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 336% से भी अधिक है। यानी हम 300% से ज्यादा की वृद्धि दिखा रहे हैं यहाँ पर। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए या फिर और भी हमारे ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आया, खुदरा व्यापार, कृषि सेवाओं तथा शिक्षा जैसे उप क्षेत्रों में भी एफडीआई ने क्या की है, ऊंची वृद्धि दर दर्ज की है, यानी इन जगहों पर भी एफडीआई बढ़ा है सेवा क्षेत्र के मामले में। अगर हम बात करते तो विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2020 में वैश्विक वाणिज्य वस्तु व्यापार वृद्धि में
9.2% की गिरावट आने का अनुमान लगाया था। वहीं पर आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक माल और सेवा व्यापार में वर्ष 2020 में 10.4% तक संकुचन होने की आशंका जताई है। सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, यानी कि सेवा क्षेत्र का निर्यात हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वर्ष 2019 में भारत वाणिज्यिक सेवा निर्यात के संदर्भ में शीर्ष 10 देशों में शामिल था तथा विश्व सेवा निर्यात क्षेत्र में इसकी भागीदारी 3.5% थी। यानी वर्ल्ड में जितना भी सेवा का निर्यात होता है उसमें हम 3.5% के हिस्सेदार हैं और टॉप 10 देशों में हम शामिल हैं 2019 के हिसाब से। भारत के सेवा निर्यात में वर्ष 2018-19 में 6.6% की तुलना में 19-20 में 2.5% की कमी दर्ज की गई है। तो ये तो आई ही होगी, ये तो आपको भी पता है। यह कमी मुख्यतः परिवहन, बीमा, संचार सेवाओं में होने वाली आय में कमी के कारण आई है, क्योंकि इन सब जगहों पर आय में क्या हो रही थी, कमी हो गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई 6.39% की वृद्धि की तुलना में 7.87% की कमी दर्ज की गई है। कोविड, वैश्विक मंदी, तो आप लोग देख रहे होंगे प्रथम तिमाही के अंदर ही हमने क्या किया है, कमी देखी है। पिछले वर्ष में हमारी 6.39 की वृद्धि थी, इस बार 7.87 की कमी है। विश्व भर में आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आने के कारण वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में यात्रा से आय में 73.4% की कमी दर्ज की गई, जबकि विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान 8.21% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो आप लोगों को पता है कोविड के टाइम पे जब सारी चीजें बंद कर दी गई थी, पर्यटन को बंद कर दिया गया था, कोई विदेश से आ नहीं सकता, विदेश जा नहीं सकता, तो ये तो बहुत बड़ी कमी आई थी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जो पिछले साल 8.1% की वृद्धि थी वो इस बार 73.4% की कमी है। आप खुद ही सोच लो हम लोग कितना डाउनफॉल इंडिया की इकोनॉमी ने देखा है थर्ड सेक्टर में, टेरिटरी सेक्टर में। सॉफ्टवेयर निर्यात जिसकी कुल सेवा, अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जिसकी कुल सेवा निर्यात में 49.3% की हिस्सेदारी है। महामारी से उत्पन्न नई चुनौती का सामना करने के लिए डिजिटल सहायता, क्लाउड सेवाओं एवं अवसंरचनाओं के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण इस कठिन परिस्थिति से उबरने में सक्षम रहा है। क्योंकि सीधी बात है, हम लोगों ने देखा ही है कि चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, चाहे बच्चों के स्कूल की बात हो, इन सभी जगहों पर क्लाउड वगैरह जो है वो बहुत सारे आए, बहुत सारे टीचिंग एप्स आए। तो बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग ये डिजिटल जो नहीं थे वो भी डिजिटल गए, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये हो ही रही थी। वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में सेवा निर्यातों की तुलना में सेवा आयातों में 13.95% की तीव्र गिरावट देखी गई, यानी आयात कम हुए। सभी प्रमुख सेवाओं के आयातों के लिए भुगतान वर्ष दर वर्ष आधार पर कम हो गए। प्रमुख सेक्टरों के बीच भारत से विदेशी यात्रा प्रतिबंधों के कारण समुद्र पार यात्रा के भुगतान में कमी आई है, बिल्कुल आई है, आपने देखा ही था। साल दर साल आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में परिवहन सेवाओं के भुगतान को, यानी कुल सेवा आयात में 16% की हिस्सेदारी में 25.9% की कमी दर्ज की गई है। यानी कि हमारे परिवहन में कितने की हिस्सेदारी है, 16% की हिस्सेदारी है, किसमें, सेवाओं, परिवहन सेवाओं में। तो इस सेवाओं में जो कि 16% की हमारी हिस्सेदारी है, उसमें कितने की कमी आई है, 25.9%। यानी एक चौथाई से ज्यादा क्या हो गया, इससे होने वाली कमाई हमारी कम हो गई है। व्यापार सेवा जो कुल सेवा आयात का 43.41% थी, के आयात के भुगतान में वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 4.22% की कमी देखी गई है। तो व्यापार सेवा के अंदर भी, जो हमारी ट्रेडिंग के जितनी भी सर्विसेज होती है उनके अंदर भी हमने कमी देखी है, क्योंकि बिजनेस तो बिल्कुल ही बंद पड़ गए थे। निर्यात की तुलना में सेवा आयात में तीव्र कमी से वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में शुद्ध सेवा प्राप्तियों में 2.1% की वृद्धि दर्ज की। यानी सीधी बात है, हमारे निर्यात ज्यादा, आयात कम है, इस वजह से। वस्तु व्यापार यानी कि मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें, घाटे में। तीव्र संकुचन और स्थिर शुद्ध सेवा प्राप्तियों के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में चालू खाता अधिशेष जीडीपी का 3.9% था। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अनुसार हालांकि वर्ष 2020 जनवरी मार्च की पहली तिमाही में वैश्विक सेवा व्यापार 4.3% वर्ष की कमी आई थी। पहले ये 3.9 था, अभी कमी आई है, लेकिन प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत दिखाई देने लगे
है। अब तो खैर बढ़ रहे हैं, ये तो हम भी देख रहे हैं अपने आसपास। पिछले वर्ष, गत वर्ष, पिछले वर्ष 2019 में जनवरी से जून की बात अगर हम करते हैं के दौरान 5.2 मिलियन की तुलना में वर्ष 2020 की अगर हम बात करें जनवरी जून के दौरान केवल 2.46 विदेशी पर्यटक भारत में आए। तो सीधी बात है भाई, मार्च के बाद से तो लॉकडाउन ही लग गया था, तो 3-4 महीने तो ऐसे ही खत्म हो गए। नतीजन पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय वर्ष 2020 की पहली तिमाही के दौरान 6.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक घट गई। ठीक है, जो कितनी थी, बहुत ज्यादा, यानी कि कमी हमारे पास आ गई। जबकि पिछले वर्ष इसी की अवधि के दौरान हम बात करें तो हमारी इनकम कितनी थी, 14.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आप सोच ही सकते हैं कितना ज्यादा, 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमी हमारे पास आई है। घरेलू यात्री यातायात भी अप्रैल नवंबर दो, अगर घरेलू यातायात की भी बात करते हैं, देश के अंदर के यातायात की भी बात करते हैं, तो 2020 में घट करके 22.77 मिलियन रह गया। तो सही बात है, सारे लोग तो घर के अंदर पैक थे, तो यातायात करता कौन? जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में कितना था, 95.7 मिलियन था। अब खुद ही आप सोच लो कितना बड़ा घाटा है हमारे पास। पिछली बार ये था, अभी ये है। जनवरी अक्टूबर 2019 की तुलना में इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की अगर हम बात करते हैं वर्ष 2020 में, विश्व पर्यटन स्थलों पर 900 मिलियन कम अंतरराष्ट्रीय पर्यटक पहुंचे हैं। अगर सारे विश्व के मिला दे तो 900 मिलियन से भी कम, ठीक है, पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्त निर्यात राजस्व में 935 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमन यानी आईटी, इंटरनेशनल टूरिज्म के जो हमारी अप्रोच होती है, जो हमारा आगमन होता है, अराइवल होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म अराइवल 2019 में कुल 1.5 बिलियन तक पहुंच गया था। वर्ष 2007 में ये 10.4 मिलियन था और 1.5 बिलियन पहुंच गया। देखो 2 साल के अंदर पहुंच गया था। विदेशी पर्यटन आगमन एफटीए यानी फॉरेन टूरिज्म अराइवल जो है में 14% की वृद्धि थी और 27.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर ने के विदेशी मुद्रा अर्जन यानी कि एफईई में 9.1% की वृद्धि के साथ भारत में पर्यटन सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा किया था। वर्ष 2018 में के 10.56 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन की तुलना में वर्ष 2019 में 10.93 विदेशी मिलियन पर्यटक का आगमन हुआ था। यानी हमने सोचा था कि 10.56 मिलियन आएंगे, पर आए कितने, 10.93 मिलियन, यानी जितने सोचे थे उससे ज्यादा लोग आए थे। वृद्धि के संदर्भ में सभी विदेशी पर्यटक आगमन की वृद्धि दर तो वर्ष 2017 के 14% की तुलना में 2018 में 5.2% और वर्ष 2019 में 3.5% हो गई। ठीक है, पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन यानी एफईई वर्ष 2018 में 28.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2009 में 30.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। वृद्धि के संदर्भ की अगर हम बात करते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं वृद्धि के संदर्भ में, तो विदेशी मुद्रा अर्जन वर्ष 2017 में 19.1% के 2018 में 4.7% तक गिरा और वर्ष 2009 में 5.1% के साथ थोड़ा सा सुधार हुआ था। तो वृद्धि के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विदेशी मुद्रा जो है 17 में सबसे अच्छी कंडीशन देखी थी टूरिज्म के मामले में। इंडिया ने सबसे अच्छी कंडीशन इसके लिए 2017 थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन के संदर्भ में भारत दुनिया में वर्ष 2019 में 23वें स्थान पर रहा, जबकि 2018 में 22वें स्थान पर था। भारत अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन का 1.23% और एशिया एवं प्रशांत अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमन का 4.97% हिस्सा रखता है। यानी कि अगर हम सिर्फ एशिया वगैरह की बात करें तो 4.9, जितने भी लोग घूमने आते हैं उनका 4.97% लोग जो है सिर्फ इंडिया घूमने आते हैं। और अगर पूरे इंटरनेशनल की बात करें तो 1.23% जो है सिर्फ इंडिया घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन के संदर्भ में दुनिया में भारत 12वां और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 7वां स्थान रखता है। यानी सिर्फ एशिया और पैसिफिक ओशियन वाला एरिया अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा 7वां है, जबकि दुनिया में हमारा विदेशी से जो पर्यटन से जो हमारा पैसा आता है उसमें हमारा 12वां हिस्सा है। जो दुनिया के पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन का 2% से अधिक है। यानी विदेशी जितना भी लोग टूरिज्म से कमाते हैं उसका 2% ज्यादा हम कमाते हैं। भारत और विदेश विश्व में
विदेशी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन तथा पर्यटन प्राप्तियां जो है कुछ इस तरीके से। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन कितना था पहले 2018 में 10.56, अभी कितना है 10.93, 2019 में अभी तो कम हो गया है। भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन अगर मिलियन की बात करते हैं तो पहले कितने आए थे 17.42, अभी कितने आए 17.91 2019 में। विश्व में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन अगर विश्व की बात करें हम लोग तो 1408 मिलियन था, अभी 1460, यानी ये बढ़ाई है 2008 और 2018 और 19 में। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैश्विक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा पहले 1.24 था, 1.23 है, थोड़ा सा कम हुआ था 2019 में। वैश्विक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन भारत की रैंक की बात करें तो पहले 22nd थी, अभी 23rd है, 22nd है। 2018 में 22वीं थी, अभी 23 हो गई है। ये देखा ना आपने, कमी हुई थी ना हल्की सी। एशिया और प्रशांत की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन जो है मिलियन में पहले था 2018 में 347.7, अभी 360.1 2019 में, यानी ये भी बढ़ा है। एशिया प्रशांत अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा जो है 5.01 का था, जो कि घट करके 2019 में 4.97 का हो गया। इसीलिए यहाँ पर अगर मैं एशिया वगैरह की बात करता हूँ तो उसमें भारत की रैंक दोनों साल जो थी 7 ही थी। विश्व पर्यटन प्राप्तियों अगर यानी कि हम बात करें इंटरनेशनल से जो हमें पैसा मिला है उसे भारत के हिस्से की बात करें तो 2018 में 1.97 के करीब था, अभी ये 2.03 के करीब है, यानी हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है। पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जन यूएस मिलियन डॉलर में पहले पर्यटन के हिसाब से हमने क्या कमाए थे 28.59, अभी कितने कमाए 2019 में 30.06, कि 2020-21 में तो बहुत ज्यादा कमी आई है। विश्व पर्यटन की अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया से जो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो पहले हमारी 13th रैंक थी, अभी हमारी 12th है, हम थोड़े और सुधरे यानी और लोगों ने पसंद किया है हमें। एशिया प्रशांत पर्यटन प्राप्तियों में भारत का जो हिस्सा है वो पहले 6.55 था, अभी 6.57 है, यानी बढ़ा है। एशिया प्रशांत पर्यटक प्राप्तियों में यानी पर्यटन से जो पैसा आता है उसमें पहले हमारी 7th रैंक थी, अभी 6th थी। ये स्रोत जो है हमारा पर्यटन यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है हमारी मंत्रालय जो है वहां से हमें मिला हुआ है, तो ये उसके हिसाब से। और ये किसके हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमन इस देश में विदेशी पर्यटन आगमन और एनआरआई आगमन का कुल योग है, यानी जितने लोग घूमने आते हैं और जो एनआरआई लोग वगैरह भी आते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमारे टोटल निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर भारत में पर्यटन के बारे में पढ़े तो हम लोग भारत में पर्यटन के लिए आने वाले शीर्षस्थ 10 देशों में बांग्लादेश, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रूस है, यानी यहाँ के लोग ज्यादा आते हैं, जहां से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2019 में इन देशों में से भारत में कुल विदेशी पर्यटक का आगमन 67% था, यानी इन्हीं देशों से लगभग 67% लोग आए थे घूमने के लिए। विदेशी पर्यटकों में से 57% पर्यटक आराम करने, छुट्टियां बिताने और मनोरंजन के लिए घूमने आए थे, कुछ लोग पढ़ने वढ़ने के लिए भी आए होंगे। 14.27 जो है व्यवसाय के लिए आए थे और 12.7 जो है वो भारतीय प्रवासी थे, यानी दूसरे देशों से यहाँ की बात करें प्रवास कर गए थे वो लोग। ठीक है, राज्य के स्तर पर पर्यटन संबंधी रुझानों को देखने पर घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाली शीर्ष 5 राज्य यानी जहां लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन 5 जगहों पर सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। बताओ, मुझे तो लग रहा था दिल्ली में बहुत घूमने के लिए आते हैं, चलो खैर कोई नहीं। जहां वर्ष 2019 में देश के अंदर आने वाले कुल घरेलू पर्यटकों का लगभग 71% हिस्सा था, यानी टोटल जितने लोग आए उनमें से 71% तो इन्हीं 5 जगहों पर घूमने के लिए आए। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाली शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल है। यह वर्ष 2019 में घूमने वाले कुल पर्यटकों का 69.4% हिस्सा था। तो अगर हम 5 राज्य जो बोलते हैं घरेलू पर्यटकों को, यानी कि जो हमारे घरेलू पर्यटक है वो इन 5 राज्यों में आते हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जो कि इंटरनेशनल जो विदेशी लोग आते हैं वो ज्यादातर तमिलनाडु आते हैं बीचेस के लिए, आपको पता है मरीना वगैरह देखने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र तो मुंबई की वजह से, उत्तर प्रदेश अयोध्या है, काशी है, बहुत कुछ है। दिल्ली तो पूरी की पूरी, और पश्चिम बंगाल भी आपको पता ही है ये भी कितना है, तो यहाँ पर आते हैं विदेशी लोग सबसे ज्यादा। भारत ने वर्ष 2013 में अपने 65वें स्थान से उल्लेखनीय रूप में सुधार करते हुए यात्रा और पर्यटन में प्रतियोगिता
प्रतियोगितात्मकता सूचकांक में 34वां स्थान प्राप्त किया है, तो सीधा आधे पर आ गए हम लोग। 2013 में जहां 65वें नंबर पे था हमारा टूरिज्म, वहां पर 2018-19 में हम लोग कहां पर आ गए, खुद ही देख लो आप। वर्ष 2018-19 में पर्यटन का देश की कुल जीडीपी में 5% का योगदान है। साथ ही देश के कुल रोजगार में लगभग 13% की सहायता जो है सिर्फ पर्यटन से ही मिल जाती है। निर्यात संबंधी राजस्व के संदर्भ में 91 बिलियन यूएस डॉलर के कुल योग के साथ यूएसए निर्यात का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना रहा। ठीक है, हमारा देश जो है बना रहा यूएस डॉलर के लिए, जिसका वर्ष 2019-20 में कुल आईटीबीपीएम निर्यात हार्डवेयर को छोड़ करके 62% का था। तो हमारा कितना था आईटीबीपीएम जो था टोटल हमारा आईटीबीपीएम, ये कितने परसेंट हो गया 62% हो गया। इसके बाद यूके का स्थान आता है जो 24.7 बिलियन यूएस डॉलर लगभग 17% की हिस्सेदारी के साथ आईटी बीपीएम सेवाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे कि हमारे साथ कितने सारे यूएस के साथ तो हमारा काफी अच्छा बिजनेस है, भारत भी और यूएस तो है ही। तो इसी के साथ ये इसके नोट्स खत्म है। टेरिटरी सेक्टर जो है कोई वैसे तो बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसके बारे में नोट्स जो है काफी ब्रीफ में दे रखे हैं और इसीलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके कृषि क्षेत्र से ही पूछे गए थे, जो मैंने आपको करवाए भी थे, 140 के ऊपर क्वेश्चन थे उसके अंदर। जबकि हमने इंडस्ट्री सेक्टर जो किया था उसके अंदर भी कुछ 88 क्वेश्चन थे और इसके अंदर सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर मेरे साथ बने रहते हो तो मैं ये इसी वीडियो के अंदर खत्म कर देता हूँ, मैं दूसरा पार्ट नहीं रखूंगा। 20 क्वेश्चन है, इसी में हम लोग निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो भारत में तृतीयक क्षेत्र यानी टेरिटरी सेक्टर में सम्मिलित है कौन कौन सी चीज सम्मिलित है? व्यापार एवं परिवहन, ये तो है। वित्त एवं वास्तविक स्थायित्व संपदा, ये भी है, बिल्कुल है, स्थावर संपदा है। वानिकी एंड मार्शस की, अरे यार, मतलब बेसिकली बागवानी वगैरह समझ लो, वन वगैरह करना और मछली पालना, तो ये तो प्राइमरी सेक्टर में हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 3 वाला तो कोई भी ऑप्शन नहीं है और मैंने कहा ये दोनों होंगे तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये आपको पता होना ही चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो था ही नहीं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फिर से वही पूछा कि इनमें से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र का है, तो आपने इधर नाम पढ़ लिया है कौन कौन सा तृतीयक क्षेत्र का है। तो विनिर्माण नहीं होगा, वानिकी नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, विपणन यानी मार्केटिंग ही होगा। विपणन यानी मार्केटिंग। विपणन जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप है, इसके अंतर्गत पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन, परिवहन, होटल, संचार, पैकिंग, वर्गीकरण और विवरण आदि किया जाता है। कृषि और वानिकी की प्राथमिकी क्षेत्र का है, जबकि विनिर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है। ठीक है, नेक्स्ट बोला हुआ है कि भारत के सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है क्या क्या? खनन एवं उत्खनन, हो ही नहीं सकता, जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है कोई भी काम है, प्राथमिक क्षेत्र। होटल बिल्कुल है। वन अभी पढ़ा था, हो ही नहीं सकता, वन और मछली पालन ये सब तो प्राइमरी सेक्टर है, ये होगा। तो सेकंड और थर्ड होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, यही होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। व्याख्या आपको ऊपर दिखा दी गई है, यही वाली बात है ना, सेवा क्षेत्र है, इसमें भी तो ये बता। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, यानी प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है हमारा? तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है, सहकारिता जो है ये टेरिटरी सेक्टर है और उपरोक्त में से कोई सा तो हो ही नहीं सकता। 2015 का है, यानी कोई ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर ये आया है प्री में। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी, तो 2016-17 की बात 2018 में पूछी गई है कितने करोड़ थी। अब क्यों इसमें बोला गया है कि इसका कोई आंसर नहीं, जरा पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे कि क्यों यहाँ पर रोका गया है। चालू मूल्यों पर भारत का सकल वर्धित मूल्य वर्धित यानी जीवीए 2016-17 में 138.4 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो 52.8% यानी कि अर्थात 73.08 लाख करोड़ रुपए थी।
जबकि इसमें वो चीज कहीं दे ही नहीं रखी है। 52.8 दे तो रखा है, लेकिन ये लाख करोड़ रुपए दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या बोला गया, प्रतिशत की बात बोली गई है। तो इनमें से कोई सा भी करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रतिशत होता है, जो बात यहाँ पर इन्होंने बोली, मैंने जो बोला वही बात है कि अगर 52.28 लाख करोड़ रुपए दिए गए, अगर प्रतिशत होता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो यह अभीष्ट विकल्प होता, यानी करेक्ट विकल्प होता। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो वर्ष 2018-19 में सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में योगदान निम्न है। सेवा क्षेत्र पर कोविड 19 का असर, कोविड 19 महामारी और उसके कारण देश भर में और विश्व भर में मार्च 2020 से लगाए गए लॉकडाउन ने वर्ष 2020 को, ये तो देखो हमने जो ऊपर पढ़ा है ना, ये उसी को रिपीट कर रखा है, को एक असामान्य वर्ष बना डाला। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वार्ध में, यानी कि पहली तिमाही में, सेवा क्षेत्र लगभग 16% वर्ष दर वर्ष तक संकुचित हो गया, यानी 16% की गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण सभी उप क्षेत्रों विशेषकर व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधित सेवाओं में तेजी से आई गिरावट थी। ये हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है पूरा का पूरा पैराग्राफ। जो पूर्वार्ध वित्त वर्ष 2020-21 में 31.5% दर्ज की गई, यानी ये गिरावट कितनी दर्ज की गई, 31.5%। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 2020-21 में 8.8% का संकुचन का अनुमान लगाया गया है, जबकि 19-20 में इसमें 5.5% की वृद्धि हुई थी। वहीं उप क्षेत्र यानी कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, ये जो पहला पैराग्राफ था वही पूरा का पूरा रिपीट कर रखा है इन्होंने। और प्रसारण संबंधी जो भी सेवाएं, चाहे वो वित्तीय, रियल एस्टेट हो, व्यावसायिक सेवाओं, लोक से प्रशासन हो या रक्षा एवं अन्य सेवाओं, उसमें 21.41%, 3.68% और 0.82% की कमी देखने को मिली है। यह उल्लेखनीय है कि जहां वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में Q1 में 20% से अधिक का संकुचन हुआ, वहीं दूसरी तिमाही में यह कम होकर के 11.4% हो गया। यानी हमारी स्थिति थोड़ी सुधरी, पहले 20% तक कमी आई थी, फिर दूसरे वाले में 11.4% की कमी आई, यानी कमी थोड़ी रुकी। अनुमान से तेजी अनुमान से तेज गति से हुआ यह सुधार मोटे तौर पर उच्च आवृत्ति संकेतों की पुष्टि करता है, यानी कि हम लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जून 2020 में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तरीके से खोले जाने के बाद अर्थव्यवस्था की गति में तेजी आई गई है, जो कि हम लोग देखते हैं कि हाँ भैया तेजी तो आई है, लेकिन अभी भी इसका असर है, सेकेंड वेव ने फिर बर्बाद कर दिया, है ना? तो ऐसी चीज है। फिर ये वही लिस्ट है जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि देखो क्या है कि 2018-19 का जो हमारा अंतिम था वो कितना है, 2019 का जो था वो कितना था, 2021 की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसका पहला छमाही तो ज्यादा, उसमें कितने की कमी आई, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही में कितने की कमी आई। ये लिस्ट जस्ट हमने पहले पेज पे पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट पेज पे ही था ये रहा फर्स्ट पेज, और ये रही है पूरी लिस्ट, यही पूरी लिस्ट वहां पर छोटे में करके दे रखी है, सेम यही लिस्ट है, इसी के बारे में दे रखा है। ठीक है ना, चलिए तो जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यही दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, और मैंने कहा ना ये पीडीएफ की मैं लिंक दे दूंगा, पीडीएफ भी खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि, वानिकी और मत्स्य की विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त पोषण, बीमा, भूमि भवन, व्यवसाय, सेवाएं। इन क्षेत्रों पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए स्थिर कीमतों पर 2000 और 2001 पर अंशदान घटते हुए क्रम में लिखिए। ये 2002 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से पूछा गया है कि भाई कौन से का सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी, उसके बाद किसकी हिस्सेदारी कम हुई, उसके बाद किसकी हिस्सेदारी कम हुई। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो थी वो किसकी थी, व्यापार की। फिर उसके बाद हमारी थी, कहते नहीं, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसकी नहीं थी। 2001 की बात करें तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी इसकी, फिर उसके बाद हिस्सेदारी थी इसकी, फिर उसके बाद हिस्सेदारी थी इसकी, फिर उसके बाद हिस्सेदारी थी इसकी। ये चौथा जो है चौथे नंबर पे ही है। लेकिन अगर अभी की बात करूं तो अभी ये चीजें चेंज हो गई है। ठीक है, जरा पढ़ते हैं। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था, लेकिन उत्तर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बाद अगर हम करते हैं तो सकल मूल्य वर्धन के हिसाब से चीजें जो है थोड़ी सी चेंज हुई है। उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जो है कुछ इस तरीके से दे रखा है।
सेवा क्षेत्र हमारा कितना हो गया? सेवा क्षेत्र के अंदर वित्तीय रियल एस्टेट कहते हैं सेवा क्षेत्र के अंदर 54.3% लोग लगे हुए, जो व्यापार होटल वगैरह में 15.4%, वित्तीय रियल एस्टेट में 22.2% और प्रशासन सेवा में 16.7%। वहीं पर अगर हम 2020 की बात करते हैं तो उद्योग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उद्योग में खनन में 1.7%, विनिर्माण में 14.5%, विद्युत में 2.7%, निर्माण में 6.9%, टोटल 25.8%। और अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं यानी कृषि संबंधी क्षेत्रों की बात करते हैं तो फसलों में 9.4%, पशुपालन में 5.1%, वानिकी में यानी कि जंगल वगैरह रोपना वगैरह में वो 1.3% और मछली पालन में 1.2%। ये हमारा दे रखा है, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो चीजें जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार हाल के वर्षों में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का हिस्सा जो है कुछ इस तरीके से है। कृषि क्षेत्र 18-20% थोड़ा बढ़ा है। उद्योग क्षेत्र 29-27-26 यानी उद्योग हमारे देशों में कम होता जा रहा है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। और वही सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र भी लगातार बढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी। तो 2020-21 में तो हुआ है ना, बहुत सारे लोग शहर से गांव की तरफ भागे थे भाई, तो काम करने के लिए तो गए ही होंगे। वर्ष 2006 से 2010 के मध्य निम्नांकित में से किस सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक रही है? यानी ये 2010 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिली है? संचार में देखने को मिली है। उस टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा वृद्धि जो थी संचार में थी। ठीक है, अभी ये चीजें चेंज हो गई है। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के एई में यानी कि अग्रिम जो अनुमान आए थे के आधार पर कीमतों पर वृद्धि दर पर वित्तीयन, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवा में 8.8% की कमी, सर्वाधिक वृद्धि निर्माण 12.6% दर की कमी, लोक सेवा प्रशासन में 3.68% की कमी, सभी में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्व के अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार वृद्धि दरें जीडीपी में व्यक्त की जाती थी, परंतु वर्तमान में ये जीवीए में व्यक्त की जाती है। तो पहले जीडीपी की बात होती थी, अभी हम लोग जीवीए पर हम लोग काम करना जो है चालू कर रहे हैं। तो इस बार क्वेश्चन जो आएगा बेसिकली अगर आता है तो यही पूछ सकता है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि की जो दर है वो कितनी कम हुई, कितना ज्यादा कम हुआ हमारा। तो आप समझ ही सकते हो या कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी आई। सबसे ज्यादा कमी जो है हमारी कौन से में आई थी? सर्वाधिक वृद्धि निर्माण जो है इसमें सबसे सबसे ज्यादा कमी आई थी। लोक प्रशासन में सबसे कम कमी आई थी और वृद्धि निर्माण में सबसे ज्यादा कमी जो है वो आई थी। तो इस बार का क्वेश्चन कमी को लेकर के ही आने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत में जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में था? यानी 2006 की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे सेवा क्षेत्र में जैसे वहां पर 2006 से 10 के लिए पूछा था, तो यहाँ पर सिर्फ 2006 के लिए पूछा है। तो ये 2008 का क्वेश्चन है और उस टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वृद्धि थी वो व्यापार, होटल और परिवहन एवं संचार को देखने को मिला था। लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हो, अभी तो सब चीजों में क्या है, कमी ही आई है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था प्रश्न काल में। विकल्प ए सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार जीवीए में विभिन्न सेवा क्षेत्रों का अनुमानित योगदान चालू कीमतों पर व्यापार, होटल और परिवहन जो है उसमें 15.4%, बीमा वगैरह जो है उनके अंदर 22.2%, लोक लोक प्रशासन और रक्षा में 16.7%। तो अगर हम बात करते हैं अभी की कि अगर करंट 2020-21 का आता है तो उस हिसाब से हमारा बीमा वाला जो है ये वाला हो जाता है कि इसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। ठीक है, पर क्योंकि क्वेश्चन 2008 का है तो उस टाइम के हिसाब से होटल वाला था। अभी करंट के हिसाब से बीमा वाला जो है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? यानी वही बात हो गई किस हिस्से में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। 2012 का क्वेश्चन है तो उस टाइम के हिसाब से चीजें चेंज है, अभी के हिसाब से चीजें बहुत ज्यादा चेंज है। तो किस क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है सबसे बड़ा हिस्सा है? उस टाइम के हिसाब से सेवा क्षेत्र में हमारा सबसे ज्यादा हिस्सा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो आज की डेट में भी हमने अभी पढ़ा था 54 पॉइंट के करीब है हिस्सा। सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो किसके अंदर आता है? सेवा क्षेत्र में आज भी आता है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है किसका है आज की डेट में? सर्विस सेक्टर का है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार चालू कीमतों पर जो क्षेत्रवार हिस्सेदारी है वो कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं 2018-19 में कम हुआ, यहाँ कम हुआ, यहाँ थोड़ा बढ़ा, यहाँ कम हुआ, यहाँ कम हुआ और कम हो गया, ये बढ़ा, ये हुआ। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आप अभी भी क्या देख रहे हो?
कि सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दे रहा है। सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे थे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों का योगदान का कौन सा एक सही हार्समान क्रम है, यानी सबसे गिरता हुआ जो है वो क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे ज्यादा हमारा सेवा क्षेत्र है, उसके बाद हमारा उद्योग है, उसके बाद हमारा कृषि क्षेत्र है। अगर मैं 2005 की भी बात करूंगा तो लगभग लगभग यही सही है। तो सेवा, उद्योग और कृषि, तो यानी 2000, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो फिर वही क्वेश्चन है, उसी को रिपीट किया हुआ है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा क्या है, सेवा, फिर उद्योग और फिर कृषि। तो सेवा, उद्योग, कृषि, डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सर्वाधिक योगदान देता है। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान हमारा तृतीय क्षेत्र का है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 2008 का। यानी आप खुद ही देख रहे हो कि इस चैप्टर से कोई ज्यादा बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। अगेन वही बात हो गई कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा कौन है, सेवा क्षेत्र। हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर घटते क्रम में बताइए, यही मेन क्वेश्चन यही है। उसके अलावा कहीं कहीं परसेंटेज पूछ दी गई है, जो बात है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। सबसे ज्यादा कौन देता है अंशदान, विनिर्माण सेवाएं, सेवाएं, कृषि, तो डी हमारा करेक्ट होगा। सेवा जो है वही सबसे ज्यादा देती है, तो ये हमारा करेक्ट होगा 2004 का। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बोलता है कि भारत भारत में सेवाओं का वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू अनुमान उत्पाद तथा सकल रोजगार की भागीदारी क्रमशः कितनी थी। यानी जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी थी और रोजगार में हिस्सेदारी कितनी थी। अब ये डेटा वाइज क्वेश्चन हो गया जो आपको पढ़ना होगा। तो 2014 की बात कर रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यानी जीडीपी 57%, सेवा क्षेत्र जो है जीडीपी में 57% और रोजगार में 28%। अगर अभी की बात करूं 2020-21 की बात करूं तो उसके अग्रिम जो अनुमान आए हैं उसके जीवीए में हमारी हिस्सेदारी की बात करूं तो 54.3% प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जो कि रोजगार में 34% का हिस्सा है। तो ये थोड़ा डेटा है जो आपको अभी करंट के लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, वर्ष 2008-9 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा। क्वेश्चन अच्छा है, 2008 की बात करें, उस टाइम के हिसाब की बात करें 2010 की। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि 2008 की बात करो या अभी करंट की बात करो, अगर मैं बोलता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सही रहा, तो ये सबसे ज्यादा दिल्ली का ही होगा। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर हम बात करते हैं 2019-20 में सेवा जीएसवीए हिस्सेदारी के संदर्भ में चंडीगढ़ कितना है 88.29 और दिल्ली 85.16 शीर्ष पर है, जबकि सिक्किम 27.02 के ऊपर है। तो क्योंकि यह चंडीगढ़ दिया हुआ नहीं था तो हमारा करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा, वरना अभी फिलहाल नंबर 1 पे चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, विश्व जनसंख्या में इसका अंश 16% है, जबकि विश्व की जीडीपी में इसका अंशदान 1.6% है। सेवा क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। मेरे को ये बताना सही नहीं है। ओके। तीसरा बोला हुआ है, इसकी वर्किंग जनसंख्या 58% कृषि में कार्यरत है, लेकिन कृषि का राष्ट्रीय आय में अंशदान 22% है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। तो देखो ये ज्योग्राफी वाला पॉइंट है, ये इको में दिया हो कुछ भी दिया हो, ये तो करेक्ट है। ये सही बात है कि हमारा एरिया जो टोटल वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा है। ये भी सही है कि विश्व जनसंख्या में हमारा अंश 16% है, जबकि जीडीपी की बात करें तो हम लोग बहुत कम कमाते हैं, जनसंख्या ज्यादा है जीडीपी कम है। लेकिन सेवा क्षेत्र जीडीपी में सिर्फ 1/4 भैया, हमने अभी पढ़ा है 54% तक जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गया, तो बी हमारा करेक्ट है कि गलत, ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। तो ये यूपीपीसीएससी का है 2010 का, अभी चेंज हो सकता है क्या क्या है बोला हुआ। खैर, वर्षकाल और वर्तमान दोनों में ही बी जो है पूर्णतः गलत है, क्योंकि भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अंशदान 2009-10 में 57.09 और वर्ष 2012-13 में
59.29, जबकि 2019-20 के जो अग्रिम में थे उसके अंदर 54.3 रहा। यद्यपि प्रश्न के कथन 3 में भी कृषि का राष्ट्रीय आय में अंशदान, जो तीसरा वाला जो मैंने टच ही नहीं किया था ये पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम मुझे भी लग रही थी। अंशदान वर्ष 2009-10 के आंकड़े 14.6% से अधिक दिया है। तथापि कुछ वर्ष पूर्व की स्थिति के अनुसार कथन सी को भी सही माना जा सकता है। वस्तुतः जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या का 58.2% हिस्सा कृषि में संलग्न है और 2011 के अनुसार लगभग 55%। ठीक है, तथा 2001-2 की बात अगर हम करें तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 22.42% था। तो अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो सी भी करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला हुआ है, वर्ष 2001 से 2012 तक की अवधि के अंदर भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था, यानी भारत में हम लोग कौन से नंबर पर आते थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। 2014 के हिसाब से बात करें तो हम लोग दूसरे नंबर पे आते थे। सेवा क्षेत्र, भारत में सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि थी वो सेकेंड नंबर पे थी। ठीक है, यानी वृद्धि दर हमारी काफी अच्छी थी। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2021 के जो अग्रिम भुगतान है उसके अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो 2020-19 के पहले वाले में और 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या दे रखा है, सेवा क्षेत्र कितना है 7.7%, वृद्धि दर जो है वो हमारी 5.5% है 2018-19 की, और अगर इसकी बात करें तो ये 8.8% की कमी हमें देखने को मिली है। क्लियर हो गई बात। 2020-21 के अनुसार 2019-20 में हमें 8.8 की प्रतिशत की कमी, 2018-19 में हमें क्या मिली थी, ग्रोथ देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में 1920 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। ये बढ़ने वाली थी, घटने वाली थी, स्थिर बनी हुई थी, घटती बढ़ती थी। तो इसमें कभी ना घटने की प्रवृत्ति पाई गई कि ये घटती तो नहीं थी, बढ़ती थी, बढ़ती घटती भी रही है, पर घटी हुई बिल्कुल कभी नहीं दिखी है ना। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 1999 का, तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो बी करेक्ट आंसर है। लेकिन 2020-21 के अनुसार अगर हम बात करें तो जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 20-21 में 54% है, जबकि 19-20 में ये 55% थी और 18-19 में ये 54% अनुमानित है। इसका मतलब है अभी भी ये क्या है, बढ़ ही रही है, घट बढ़ रही है हल्की फुल्की, है ना। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2001 से 2005 के मध्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है, तो कौन सा 2001 से 2005 के बीच में सेवा क्षेत्र जो है लगातार बढ़ा है। आप लोगों को भी याद होगा इस टाइम पे मोबाइल फोन इंटरनेट जो है ये भारत में काफी ग्रोथ कर रहा था, तो इस वजह से। प्रश्नकाल तथा वर्ष 2019-20 तक विकल्प सी सही उत्तर था। वर्ष 2001 से 2005 के मध्य सेवा क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 5.6% से बढ़कर 9.9% हो गई, जबकि वर्ष 2010-11 में सेवा क्षेत्र ने 9.8% की वृद्धि दर दर्ज की। 2011-12 के प्रथम संशोधित आकलन के अनुसार अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की वृद्धि दर 8.2% रही, जबकि वही आर्थिक समीक्षा 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो 2018-19 का जो हमारा फाइनल अनुमान था, 2019-20 का जो हमारा अनुमान था और 2020-21 का जो पहला अनुमान है, अगर इन तीनों की बात करें तो 2018-19 में 7.7% की वृद्धि, 2019-20 में 5.5% की वृद्धि, लेकिन 2020-21 में -8.8% की कमी आई है हमारे सेवा क्षेत्र में। वही क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी का तृतीयक क्षेत्र का अंश घटता है फिर बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है। तो अगर अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ेगा, दैट्स इट, ये तो समझ लो आप। अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का जीडीपी का योगदान 1950-51 में 30.3% से बढ़ते हुए 80-81 में 37.65% हुआ, जबकि 90-91 में ये कितना हो गया 42.55%। 2000-2001 के बीच ये 50 पॉइंट यानी आधी अर्थव्यवस्था के अंदर इसी की हिस्सेदारी थी। वहीं आर्थिक समीक्षा 20-21 की बात अगर हम करते हैं तो उसके अंदर 20-21 की बात करें तो 18-19, 19-20 और 20-21 के हिसाब से बात करें तो 18-19 में 54%, 19-20 में 55% और इसमें 54%। तो आप लोग देख ही रहे कि लगातार ये हिस्सेदारी जो है बढ़ती चली जाती है। और अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि वर्ष 2011-12 से 15-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि की दर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो क्वेश्चन जो है जिस टाइम पे पूछा गया उस हिसाब से हम बात करेंगे तो ये 2017 की बात कर रहे हैं।
2017 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान में 2011-12 से 15-16 के बीच में हमारा 69.0% का रहा है। लेकिन अगर मैं अभी करंट की बात करता हूँ तो 54.3% जो है, 34 कह लो, 3% कह लो, ये हमारा रहा है। ठीक है, तो यही देखा हुआ है कि वर्ष 2011-12 में, 15-16 में की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का अंशदान 69% था, जबकि अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी ये कितना है, 54.34% है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। मैंने पूरा 6th चैप्टर आपको करवा दिया है। आई नो एक जगह टेक्निकल इशू आया था, तो सॉरी फॉर दैट, मैं लिटरली काफी सॉरी बोलता हूँ। एक जगह टेक्निकल, वो क्वेश्चन नंबर 10 के पास आया था, सॉरी फॉर दैट। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई डोंट नो व्हाई यू आर वेटिंग। मैं तो ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा और लगातार एक के बाद एक चैप्टर्स लाता रहूंगा। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए, आपकी एग्जाम में हेल्प हो। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपके पास, लेकिन एक और चीज, कि अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो प्लीज मुझे वो बताएं ताकि मैं अपने वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइस है, कोई कंप्लेन है, आप कुछ और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं और वीडियोस को इंटरेस्टिंग बना सकूँ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे हेल्दी, बी सेफ।